भारतीय संविधान में कुल 22 भाग दिए गए हैं। उन भागों में भाग जो 3 है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 3 में। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? किस भाग में? भाग 3 में। आपसे अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आप बताएंगे 12 से 35 तक। 12 से 35 तक जो है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर यही मौलिक अधिकार संविधान में न हो तो हमारी जो आज वर्तमान में स्थिति है या स्थिति पहले की तरह हो जाएगी, जैसे अंग्रेजों के समय में थी, जब हमारे पास अधिकार कम थे, कर्तव्य ज़्यादा थे। लेकिन आज क्या है? कर्तव्य के साथ साथ हमारे पास अधिकार है, कहीं पर हम घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रेस की आज़ादी है। तो ये सब क्या है? ये हमारे संविधान की देन है और संविधान की किसमें? भाग 3 में वर्णन किया गया। ठीक है। भारत का जो मौलिक अधिकार है इसे जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से भाग 3 जो है या अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वैसे तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की जिक्र शुरुआती दौर में नहीं किया गया था। बाद में संविधान संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, एक घोषणा पत्र के माध्यम से। भारत में मौलिक अधिकार जो है यह 12 से 35 तक दिए गए हैं और इनमें जो है ये कैसे हैं? ये मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य युग है। क्या है? वाद्य युग। वाद्य युग मतलब क्या होता है? अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। या क्या है? वाद्य युग है। इसके उल्लंघन पर आप उपचार प्राप्त कर सकते हैं। किससे? न्यायालय से। न्यायालय क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रहरी है। न्यायालय क्या है? मौलिक अधिकारों का न्यायालय ही क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रहरी है। मौलिक अधिकारों का प्रहरी। अगर आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो न्यायालय को मौलिक अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। यही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे मौलिक अधिकार हमारा एक है कि आपको मान लीजिए कोई पुलिस या थाने में कोई गिरफ्तार करता है तो हमारे मौलिक अधिकार है कि थाने में जो सिपाही होंगे, थाना अध्यक्ष जो होंगे, उनको क्या होगा? जो मुजरिम होगा उनको 24 घंटे के अंदर क्या होगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो हमारा मौलिक अधिकार, अगर मान लीजिए आपको 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए आपको रखते हैं थाने में, तो आप उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं और उनके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा। तो यह क्या हमारे मौलिक अधिकार है। पहले ऐसे ही होता था, थानों में 2-3 दिन 4 दिन रख कर क्या करते थे? आदमी की पिटाई किया जाता था, आदमी की मनहानि की जाती थी। इसीलिए इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 22 में भी मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 में भी मिलेगा। ठीक है। तो न्यायालय क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रहरी है, वाद युग है। और मौलिक अधिकार क्या है? नैसर्गिक अधिकार है। कैसे अधिकार है? आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है या इसे हम प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है? तो एक यहाँ पहले बहुत विवादास्पद था कि संसद क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो पहले जो केस हुए थे उनमें संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन करती थी और संशोधन करके जो है उसका नाजायज फायदा उठाते थे। लेकिन केशवानंद भारतीवाद जब आया केरल राज्य के संदर्भ में, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये आया कि जो संसद जो है या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या है? संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ से केशवानंद भारतीवाद से जो है मूलभूत ढांचे में या बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ से केशवानंद भारतीवाद में मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती।
केशवानंद भारतीवाद से ही क्या आया, संविधान में एक नया जुड़ा न्यायिक पुनर्विलोकन के साथ साथ मूलभूत ढांचा जुड़ा कि अगर संविधान कि संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है और वो क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तो उनको क्या होगा, जहां तक मौलिक अधिकारों को क्षीण करेंगी वहां तक उनको विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें ही आपको आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करता का सिद्धांत और अल्पीकरण का भी सिद्धांत मिलता है। तो मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती। अब कभी कभी उठता था फैसला कि मूलभूत ढांचा क्या है, तो यह न्यायालय पे छोड़ा गया है। न्यायालय जिस संविधान में संशोधन होंगे, मौलिक आधार में अगर कोई संशोधन होगा तो न्यायालय यह तय करेगा कि मूलभूत ढांचा क्या है। संशोधन कभी कभी क्या होता था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया जाए, उसकी मूल भावना को ठेस पहुंचाया जाता था। जैसे जब आंतरिक अशांति के मामले में जब आपातकाल लगा था तो मूल अधिकारों में संशोधन करके जो प्रेस की आज़ादी और सब जा करते थे, प्रतिबंध कर दिए थे और जबरदस्ती जो सरकार के खिलाफ बोलता था उनको जेल में बंद किया जाता। उससे निबटने के लिए जो है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन सबको और मजबूती दिया गया था। ठीक है, क्या अगर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं। मौलिक अधिकार को ही, इसे ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के जो सम्राट थे उन्होंने 1215 ईस्वी में, इंग्लैंड के जो सम्राट थे इंग्लैंड के, उन्होंने 1215 ईस्वी में अपने यहाँ कुछ नागरिकों को, कुछ वहाँ की प्रजाओं को कुछ मूलभूत अधिकार दिए थे और उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। उन अधिकारों की तुलना यहाँ भारत से की जाती है, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अधिकार होते हैं जो क्या होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अपरिहार्य होते हैं, आवश्यक होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सब मूल छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अभी हम जब 12 से अनुच्छेद 35 तक पढ़ेंगे तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप छोटी छोटी बात ध्यान दीजिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लेंगे, अमेरिका के संविधान से। ये वाद योग है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है मौलिक अधिकार है, वाद योग है कि नहीं है, ये आप कहाँ मारेंगे, वाद योग मारेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, या न्यायालय क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसीलिए न्यायालय को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं और संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। या किसमें निर्धारित हो, केशवानंदवाद में। और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ये इंग्लैंड के 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट थे वहां पर अपने यहाँ मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, कुछ अधिकारों की, उसकी तुलना भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको वहां पर मैग्ना कार्टा कहा जाता था, इसलिए वहां की तुलना यहाँ से करके भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आइए एक एक अनुच्छेद देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल मिलाकर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं शुरुआत में दी गई थी। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन यह कब हुआ था, 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था उसको हटाकर जो मौलिक अधिकार हुआ करता था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को, इसका अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर मौलिक अधिकार से जो पहले 31 में हुआ करता था और 19 में हुआ करता था, इसको यहाँ से हटाकर इससे विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको रखा गया कहाँ पर, अनुच्छेद 300A में। तो आपसे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 300A में। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और 6 प्रकार में आप पहली स्वतंत्रता जो है वह समता का अधिकार है। कौन है, समता का अधिकार। कौन है, समता का अधिकार। तो आइए समता के अधिकार में हम सब देखते हैं। समता का जो अधिकार है यह 14 से लेकर, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पाया जाता है। तो आइए समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक अच्छे से डिस्कशन करते हैं। 14 से 18 के देखने से पहले एक अनुच्छेद 12 और 13 अनुच्छेद देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है। क्या,
राज्य की परिभाषा बताए कि राज्य क्या होते हैं। जैसे संसद के जो दोनों सदन हैं और विधान राज्य के जो राज्यसभा और विधानसभा है और स्थानीय जो निकाय हैं इन्हीं को राज्य कहा गया है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 12 देखेंगे उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। और अनुच्छेद 13 में जो बताया गया है, इसी अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि संसद अगर कोई ऐसी विधि बनाती है, कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या करेंगे, विधि शून्य घोषित कर देंगे। तो अनुच्छेद 13 में क्या है, विधि शून्य घोषित करने की प्रक्रिया, विधि शून्य घोषित करने की प्रक्रिया, या आप इसे कह सकते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया, या इसे कह सकते हैं आप अनुच्छेद 13 में ही बताया गया है विधि शून्य घोषित करने की प्रक्रिया या न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया, जिसमें संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं मौलिक अधिकार में, उसमें न्यायालय क्या करता है, उनकी जांच करता है कि क्या ये जो संविधान संशोधन किए जा रहे हैं मौलिक अधिकारों में वो सही है कि नहीं है, क्या इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा अनुच्छेद, अगर प्रभावित होगा तो उसे विधि शून्य कर देंगे। ठीक है, इसमें और भी डिटेल में है, वहां पे हमें क्वेश्चन नहीं बनता, तो आप यहाँ तक ध्यान देंगे। ठीक है, आइए यहाँ से आपको 14 दिखते हैं, अनुच्छेद 14 बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 14 क्या है, जो अनुच्छेद 14 में बताया गया कि विधि के समझ क्षमता, विधि के समझ क्षमता, विधि मतलब होता है कानून, कानून के समझ क्या है, सब समान है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा कानून के द्वारा। तो विधि के समझ क्षमता तथा विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण की बात किया गया है। विधि के समझ क्षमता जो है यह ब्रिटेन शब्दावली, कहाँ की शब्दावली है, ब्रिटेन की शब्दावली है, कहाँ की, ब्रिटेन की शब्दावली है। और विधि का समान संरक्षण या अमेरिकी शब्दावली है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो विधि के समझ क्षमता है यह कहाँ की शब्दावली है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन की शब्दावली है, वहीं विधि का समान संरक्षण अमेरिकी शब्दावली है। विधि के समझ क्षमता का अर्थ होता है कि सभी के लिए समान कानून है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और सभी के साथ क्या करेंगे, कानून सबको एकता संरक्षण देंगे, एक किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, न जन्म के स्थान पर, न मूलभूत, न वंश परंपरा के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें बताया। लेकिन इसमें कुछ संरक्षणात्मक भेदभाव किए जा सकते हैं, इसके अपवाद हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई कानून स्त्रियों और पुरुषों के लिए हल्का हल्का डिफरेंट होते हैं, वे क्या करते होते हैं, उनको प्रोन्नत करने के लिए, उनको भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, तो वो अपवाद होते हैं। यहाँ से आपसे सीधा पूछ लेता अनुच्छेद 14 में क्या वर्णन है, तो अनुच्छेद 14 में विधि की समझ क्षमता तथा विधियों का समाज संरक्षण होता है। ठीक, वहीं अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 15 में बताया गया किस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 5 आधार बताएंगे, कौन कौन, धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, 1 2 3 4 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। इन आधार पर आप क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव निषेध किया गया है। अगर किसी के साथ ऐसे भेदभाव करेंगे तो उनके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते कि वह फला धर्म का व्यक्ति है, वह फला जात का व्यक्ति है, वह फला जगह पैदा हुआ है, तो इस आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक है, आइए थोड़ा रफ कर देते हैं और अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के बारे में, अवसर की समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में जैसे कोई सरकारी पद हो गया, अब उस सरकारी पद को या प्राइवेट पद को, जो भी सरकारी पद है उसके विषय में क्या होंगे, सभी को एक समान रूप से अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ जो मापदंड आयोग निर्धारित कर सकता है, ये क्या है, उसके अपवाद हैं कि कुछ मापदंड। अब आप कहेंगे कि लोक नियोजन के विषय में सभी के लिए एक तार पदों की जो है व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सबके लिए एक तार व्यवस्था होगी, लेकिन उसमें कुछ मापदंड होंगे, उन मापदंडों के ऊपर आपको खरा उतरना होगा। तो ये क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर का है, क्षमता है, आप किसी भी सरकारी पद को प्राप्त करने के लिए आप एकदम फ्री है। ठीक है, अनुच्छेद 16 के बाद अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता की अंत की घोषणा करता है। अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत। अनुच्छेद जो 17 है यहाँ ऊपर लिख दे रहे, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है, अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। अस्पृश्यता क्या होती है, छुआछूत।
पहले समाज में क्या होते थे, जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको साथ में नहीं बैठा के खाना खिलाते थे। लेकिन अब क्या है, अब अस्पृश्यता के अंत की घोषणा कर दी गई। अगर ऐसे करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या होगी, विधिक कार्रवाई होगी। इसके संबंध में एक कानून भी 1955 बना था, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 बना है, जिससे यह क्या हुआ, प्रभावी और ऊपर हो गया। ठीक है, तो अस्पृश्यता के अंत की घोषणा किसमें की गई, अनुच्छेद 17 में। इसी को सामान्यतः हम छुआछूत कहते हैं, छुआछूत के अंत की घोषणा भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 18 अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों के अंत की घोषणा की गई। पहले क्या होते थे, पहले जो राजा होते थे उनके आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लगी रहती, महाराजा धीराज, महाराजा फलाने, महाराजा ढिकाने, बड़ी बड़ी उपाधियां लगी रहती थी। लेकिन अब क्या है, उपाधियों के अंत की घोषणा कर दी गई है। अब उनके आगे कोई सी उपाधियां, लेकिन पद्म भूषण, ये जो है साहित्य के क्षेत्र में जो उपाधियां हैं वो सरकार उपाधियां अभी भी देती है, और क्योंकि उपाधियां जो है वो किसी के आगे नहीं लगती, इसीलिए देती है। तो उपाधियों के अंत की घोषणा की गई है। और इसमें एक चीज पहले बताया गया, अगर कोई विदेश में उपाधि ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति से क्या करता है, आज्ञा लेकर ही किसी विदेश की उपाधि ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की घोषणा की गई है। तो हमने आज जो है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में अनुच्छेद 14 से 18, 12 से 18 तक हमने देखा है। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम सब 19 से देखेंगे। आज हमने सब समता के अधिकार में 4 प्रमुख अधिकार देखे हैं। कौन कौन से, यहाँ पर 14, 15, 16 और 17 और 18। यहाँ पर 12 में क्या था, राज की परिभाषा थी, और 13 में बीज शून्य घोषित करना था। तो अगर बात को आप अच्छे से सुनते रहेंगे तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है, फिर भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब अगला देखेंगे 19 से। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।